Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study about OPEC Plus organization. So ये organization क्यों आ गई है? तो देखिए, with the election of Donald Trump as the president of USA, यहाँ पर एक वहां पे सर्ज बोला जा रहा है कि OPEC कंट्रीज का ऐसा कहना है कि यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन में यूएस के एक सर्ज, एक इंक्रीज देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है दैट ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप हैज द पॉलिसी एज अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी, और वहां पे वो अमेरिका की ग्रोथ की बात करते हैं कि अमेरिका में अगर एनर्जी सेक्टर में कहीं पे हम अगर हमारा डिक्लाइन पे है तो वहां हम ग्रोथ करें, वहां हम प्रोडक्शन ज्यादा करें, और सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम एक इंक्रीज दें। तो इन सब चीजों, इन डायरेक्शंस में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपने जो स्टेप्स हैं उनको लेने वाले हैं, और यहीं पर ओपेक कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा डरी हुई हैं, क्योंकि उनका मानना है अगर यूएस अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा लेगा तो ये जो ओपेक कंट्रीज का एक मार्केट शेयर है इन द बिजनेस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड सप्लाई, वहां पर उनको एक लॉस यहां पर महसूस हो सकता है। तो इसी के बारे में, ये पूरी न्यूज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो विद द डोनाल्ड ट्रंप रिटर्निंग टू द व्हाइट हाउस, OPEC plus delegates expressed concern over higher US oil production. His administration's focus on deregulating the energy sector could lead to increased oil output, contributing to a further erosion of the OPEC's market share. Now coming towards that what exactly is OPEC? OPEC, so Organization of Petroleum Exporting Countries, ये OPEC का फुल फॉर्म है, और यहाँ पर ऐसी कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया है जो ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, ऑलरेडी ऑयल का बिजनेस ग्लोबल वर्ल्ड में कंडक्ट करती हैं। ठीक है, अब लेटर ऑन OPEC प्लस देखिए क्या हुआ था। पहले तो OPEC बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1960। अगर आप बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो 14 सितंबर 1960 को ओपेक बनाया गया, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया, और इसके हेडक्वार्टर्स काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब ओपेक बनाया गया तो वहां पर ऐसी कंट्रीज को रखा गया जो पेट्रोलियम काफी ज्यादा दर्जे पर वहां पर प्रोड्यूस कर रही थी, और वो पेट्रोलियम के जरिए ही अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है वहां पर उसको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ओपेक बनाया गया तो ओपेक का जो एक मेजर काम था वो ये था कि कोऑर्डिनेट करना सारी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री से, और वहां पे पेट्रोलियम पॉलिसीज के ऊपर बात करना कि प्रोडक्शन कितना किस कंट्री का होना चाहिए, किस तरीके से हमें सप्लाई और डिमांड पे नजर रखनी है, मार्केट शेयर पे अपना फोकस रखना है, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल है वो एक बहुत ही प्राइमरी कमोडिटी है किसी भी कंट्री के यूसेज को लेके। तो एनीवेज अगर किसी कंट्री में एनर्जी सेक्टर की डिमांड है तो वहां पे ऑयल विल कम एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। ऑयल के बिना नो कंट्री कैन इवन इमेजिन द एनर्जी। रिन्यूएबल सेक्टर की बात दूसरी है, बट अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो पूरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ऑयल के तरफ से ही यहाँ पर बनता हमको दिखाई देता है। अब इसके अलावा अगर हम ओपेक की बात करें तो और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस, इंश्योर अ रेगुलर एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑयल टू द कंज्यूमर्स, प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम फॉर ऑयल प्रोड्यूसर्स, प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स इन द इंडस्ट्री। ये सारे जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही ओपेक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी के साथ अगर आप देखें कि ओपेक की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, तो यहाँ पर जो ओपेक की कंट्रीज हैं वो ही 80.4% यहाँ पर वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व में अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रखती हैं। 80%, ऑलमोस्ट 80% जो ऑयल की रिजर्व्स हैं वो तो सिर्फ ओपेक कंट्री के पास ही हैं। इसी में अगर आप टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करो तो वहां पर आपको सऊदी अरेबिया का नाम दिखाई देता है। कमिंग टुवर्ड्स दी ओपेक प्लस, तो देखिए ओपेक से ही एक निकली हुई ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक प्लस, या फिर आप बोलोगे कि एडिशन है उसमें जो कि 2016 में बनाया गया। उस टाइम पे ये नीड ऐसी लगी ओपेक कंट्रीज को कि हमारे अलावा भी ऐसी और कंट्रीज हैं जो ऑयल में प्रोडक्शन कर रही हैं और ऑयल में मार्केट यहां पर शेयर कर रही हैं, जिसमें से रशिया आ जाता है और यूएस आ जाता है। तो वहां पे उनका मानना था कि हम ऐसी भी कंट्रीज को इन्वॉल्व करें अब इस ग्रुप में जो कि यहां पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में
कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहीं पे ओपेक प्लस जो है वो बन के उभर के आता है। सो दिस अलायंस वाज फॉर्म्ड इन 2016 इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में भी यहां पर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और एक्टिव प्रोड्यूसर है यूएस इन द टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल। तो यहां पे 2016 में यूएस ने काफी ज्यादा एक मेजर बल्क प्रोडक्शन किया था और वहीं पे महसूस हुई थी कि हमको ऐसी कंट्रीज को भी अब इन्वॉल्व करना चाहिए जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, भले ही उनका अमाउंट थोड़ा हो ज्यादा हो व्हाटएवर, बट हमको करना चाहिए, क्योंकि अगर कल को इनका मार्केट शेयर में ज्यादा अमाउंट बढ़ गया तो ओपेक कंट्रीज को बहुत ज्यादा मेजर रेवेन्यू लॉसेस हो सकते थे। इसलिए इनको इस जो ग्रुप है उसमें इंक्लूड किया गया। ओपेक ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नीड टू वर्क विथ मेजर नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स व्हिच वर एक्चुअली बिफोर द पार्ट ऑफ ओपेक एंड टू अचीव द मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड डिमांड। सो यहां पे कोशिश की गई कि भाई जो ग्लोबली ऑयल की डिमांड और सप्लाई है उसको हम मेंटेन कर सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ कंट्रीज वहां पर प्रोड्यूस कर रही हैं बट वो सम और द अदर वे ओपेक की पार्टनर नहीं है, ओपेक में मेंबर नहीं है, तो एनीवेज हम उनको यहां पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए ओपेक प्लस का यहां पर 2016 में फॉर्मेशन होता है। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक एंड ओपेक प्लस, इफ यू टॉक अबाउट द ओपेक एज द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज हैविंग 13 मेंबर्स। यहां पे अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, देन यू हैव इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, UAE and Venezuela. These are very active oil producer countries और यहाँ पे आपको ये OPEC के मेंबर्स दिखाई देती हैं। इसी के साथ अगर आप नॉन OPEC कंट्रीज की बात करें जो लेटर ऑन यहाँ पर ऐड हुई हैं, तो वहां पे आपको 10 कंट्रीज एज अ मेंबर दिखाई देती हैं, जैसे कि हो गए अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। तो यहाँ पे रशिया को लेटर ऑन यहां पर नॉन ओपेक कंट्रीज की लिस्ट में यहां पर ऐड किया गया इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक प्लस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दैट द मैकेनिज्म ऑफ ओपेक प्लस, कि ओपेक प्लस के आखिर क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि काम करते हैं। तो यहां पे आप फर्स्ट अगर पॉइंट देखें तो प्रोडक्शन कोटास, यहां पर बात होती है कि भाई कलेक्टिव प्रोडक्शन टारगेट्स को मेंटेन किया जाए, कि जो ओवरऑल एक ग्रुपिंग यहां पर तैयार करी गई है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, तो वहां पे एक डिसीजन लिया जाए कि भाई प्रोडक्शन यहां पर सामने आना चाहिए। तो पूरी कंट्रीज का मिला के यहां पे ओवरऑल एक कलेक्टिव प्रोडक्शन की बात होती है, जिससे मार्केट में किसी तरह का डिस्टॉर्शन यहां पर फील ना हो, क्योंकि यहां पर एक यूनिटी और एक कोलैबोरेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑयल के मार्केट्स हैं उसमें आपको एक्सपोनेंशियल ना तो डिक्लाइन देखने को मिलेगा और ना ही एक्सपोनेंशियल आपको एक सर्ज देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप सेकंड मैकेनिज्म देखो तो मंथली और पीरियोडिक मीटिंग्स, तो यहां पे कंट्रीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि रेगुलरली हम जो है वो मीटिंग्स करें और डिसाइड करें कि भाई क्या ऑयल की प्राइसिंग होनी चाहिए ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में, किस तरीके से हमको यहां पर ऑयल का मार्केट रेगुलेट करना है। ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस की जाती हैं और प्रोडक्शन कोटा से रिलेटेड भी इन मीटिंग्स में डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, यहां पे देखिए क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं इट इज वेरी मच कंपलसरी फॉर देम टू अग्री एंड टू कम ऑन अ कंसेंसस इफ द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू मेक ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहां पे अगर ऑयल के बारे में क्योंकि बात हो रही है, ऑयल पे बेस्ड यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो कोई भी इशू यहां पर है तो सारी कंट्रीज मिलकर कंसेंसस डिसीजन मेकिंग यहां पर करेंगी। कमिंग टुवर्ड्स द नोटेबल इवेंट्स इन द ओपेक प्लस हिस्ट्री, तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें अभी रीसेंट कुछ इवेंट्स की, तो 2016 में क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट के वे में यहां पर सामने आता है, which was the first formal collaboration between OPEC and non-OPEC members to curb the oil production and address the price slump। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट सामने आया जहां पर ऑयल प्रोडक्शन को बोला गया कि भाई आप कट करिए, जिससे जो डिमांड, जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहा है उसको हम यहाँ पर डिक्रीज कर सके। इसी के साथ अगर हम कोविड सिचुएशन देखें तो कोविड सिचुएशन एक्चुअली सॉ द हिस्टोरिक लेस अमाउंट ऑफ प्राइस। यहां पर हमने देखा था कि पर बैरल जो प्राइसेस क्रूड ऑयल के कोविड लॉकडाउन के टाइम पर गिरे थे उतने प्राइसेस कभी भी आज तक हमने डिक्लाइन होते हुए नहीं देखे हैं। जैसे कि आप देखेंगे
कि there was a cut of 9.7 million barrels per day to counter the decreasing demand caused by the lockdown, क्योंकि वहां उस टाइम पे लॉकडाउन था, कहीं से भी कोई भी शिपिंग नहीं हो रही थी, कोई कांटेक्ट नहीं था, तो वहां पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को नुकसान हुआ है, तो वहां पे भी उनको एक सीख मिली है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसकी वजह से हमको थोड़ा सा एक रेगुलेशन की जरूरत है कि हमको कितना कब हमको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो 2020 कोविड-19 के दौरान यहाँ पर ओपेक कंट्रीज ने सीखी हैं। इसी के साथ अगर आप 2023 प्रोडक्शन कट्स देखें तो यहाँ पे भी देखिए एक ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से ओपेक कंट्रीज ने यहाँ पर अनाउंस किया था वॉलंटरी प्रोडक्शन कट टू स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी उनमें सर्ज देखा जाता है ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ पे भी 2023 में एक प्रोडक्शन कट यहाँ पर ओपेक कंट्रीज के द्वारा लगाया गया था इन ऑर्डर टू स्टेबल ऑयल प्राइसेस, क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्शन लगातार होता रहेगा और यहाँ पर डिमांड जो है वो उतनी कम रहेगी तो प्रोडक्शन तो पूरा बढ़ता जा रहा है, तो लेटर ऑन आप कैसे स्टेबलाइज करोगे ऑयल के मार्केट को? आपको यहाँ पर प्रोडक्शन कम करना होगा ना, तो वहीं पे यहाँ पर कंट्रीज ने प्रोडक्शन अपना वॉलंटरीली यहाँ पर कम किया था। Now coming to the criticisms and challenges, what actually these countries are facing. So on the very first term you will have the market manipulation. It is always said that the OPEC countries are trying to manipulate the market of oil, और यहाँ पे वो अपने फायदे के लिए जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो ओपेक कंट्रीज को देखना पड़ता है। इसी के साथ कंप्लाइंस इश्यूज आर आल्सो देयर बिकॉज नॉट ऑल मेंबर कंट्रीज आर एक्चुअली अडहेरिंग स्ट्रिक्टली टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ओपेक, और यहाँ पे कितना प्रोडक्शन करना है कितना नहीं करना है, कुछ कंट्रीज तो कंप्लाई करती हैं बट कुछ कंट्रीज जो है वो अपनी मनमानी भी करती हैं कि भाई हम तो इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम क्यों जो है वो यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करें। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर ओपेक कंट्रीज को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर आल्सो देयर, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली कंट्रीज के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। अब वो डिस्प्यूट्स जब रहते हैं तो उनके चलते यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराइज हो जाती हैं, जिसमें ऑयल के प्रोडक्शन को लेके, ऑयल के यहाँ पर किस मार्केट में ऑयल का प्राइस रखना, ये सारी चीजें जो हैं वो कभी कभी अफेक्ट होती हैं कि कोई कंट्री बोल देती है कि भाई हम इस कंट्री को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग some kind of dispute with them, हम इस कंट्री को ज्यादा प्राइस पे ऑयल देंगे, उस कंट्री को हम कम देंगे, तो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही होती हैं। इसी के साथ ट्रांजिशन टू अ रिन्यूएबल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड एक्चुअली व्हिच इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस अमंग ऑल द ओपेक कंट्रीज, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी मेथड्स। हम कोशिश कर रहे हैं कितना ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर पाए। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई ओपेक कंट्रीज यहाँ टेंशन में काफी आ चुकी हैं कि अब तो रिन्यूएबल एनर्जी मेथड्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब लेटर डे बाय डे अगर ये मेथड्स और ज्यादा यूज में आते रहेंगे तो हमारा तो जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे भारी नुकसान होने वाला है, और काफी बड़ा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मेथड का एक फंडा है वो ओपेक कंट्री के लिए एक चैलेंज बन के उभर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।